कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रिय मित्रों, पिछले भाग में हमने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया था, जो 7 तरह के थे। आज हम लोकतंत्र के आगे नैतिक भौतिकवाद का 11वां भाग और संविधान का भाग 3 का बंदीकरण और बंदीकरण के संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार तथा संवैधानिक उपधारों की प्राप्ति का अधिकार के बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 बंदीकरण और निरोध से बंदियों को कुछ संरक्षण प्रदान करता है। प्रथम, किसी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तीसरे, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि सलाहकार, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले या प्रतिवेदन नहीं दिया जाएगा और कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरोध नहीं किया जा सकता है। 5वां, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरोध किया जाता है, तब आदेश करने वाला अधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस उद्देश्य के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शोधाती शीघ्र अवसर देगी। अनुच्छेद 22 खंड 6 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले अधिकारी के लिए ऐसे प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जो हित के विरुद्ध समझा जाता है। संसद विधि द्वारा हित कर सकेगी और एक न्यायालय द्वारा समिति का बनाई जाएगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार और बेगार अर्थात बंधुए मजदूरी तथा इस प्रकार का अन्य बल श्रम के संबंध में है और इस उपबंध का कोई भी करेगा वह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और दूसरे, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद विरोध नहीं करेगा। सज्जनों, भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है।
जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतीहर, कृषकों और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। संविधान अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 द्वारा सभी नागरिकों का शोषण, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। सबसे पहले मनुष्य के क्रय, विक्रय और बिगाड़ पर रोक। बालश्रम अर्थात बच्चों की कारखानों, खानों आदि में नौकर रखने का निषेध। अनुच्छेद 23 और 24 में और आर्टिकल 21 में व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उनके लिए ये दोनों धाराएं पूरे काम करती है। यानी उससे जुड़ी हुई आर्टिकल 21 में जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। इससे अनुच्छेद 23 और 24 में इस स्वतंत्रता को बढ़ाते हुए निम्नलिखित बातें और जोड़ दी गई है। अनुच्छेद 23 खंड 1 के अनुसार मनुष्य के क्रय, विक्रय और बिगाड़, जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है और इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष में कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को वास्तविकता का रूप देने के लिए जुलाई 1975 में घोषित किया गया था कि बंधक मजदूरी प्रथा जहां भी हो गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद में दोस्तों अंतकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आधरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में है, जो इस तरह है। अनुच्छेद 25 खंड 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत करने की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक दिया गया है। अनुच्छेद 25 खंड 2 में कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने का निवारण नहीं करेगी जो का धार्मिक आधारण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप विनियमन था या निबंधन करती है। दूसरी, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभावों के लिए खोलने का उपबंध करती है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के लिए है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, दूसरे अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, तीसरे जगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और चौथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संधाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 28 में
कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे अनुच्छेद 28 खंड 1 में राजनीति से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा स्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 खंड 2 और उपखंड 1 कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थान को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 28 खंड 3 राज्य के मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की आने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अभ्यसक है और उसके संरक्षक इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। सज्जनों, अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थानों का उल्लेख करता है। सबसे पहले राज्य द्वारा पूरी तरह से घोषित संस्था है। इस श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। इस श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दी सकती है, बशर्ते इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मति दे दी है। तीसरे, राजनीति से सहायता पाने वाली संस्थाएं। इस श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, बशर्ते इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मति दे दी है। चौथा, राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं। इस श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 देश के अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 29 खंड 1 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को किसी के अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 खंड 2 राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासित करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या होगा वर्णन करता है कि अनुच्छेद 30 खंड 1 में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 खंड 2 में शिक्षा संस्थानों की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा या अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 में न केवल निजी स्वामित्व के अधिकार की गारंटी है, बल्कि उचित प्रतिबंध के अलावा प्रतिबंधों से मुक्त संपत्ति का आनंद लेने और निपटाने का अधिकार भी है। अनुच्छेद में कहा गया है, कानूनी अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे यह भी उल्लेख किया गया है कि मुआवजे का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी। अनुच्छेद 31 का अर्थ
अन्य भौतिक अधिकारों के विपरीत संपत्ति का अधिकार का दोहरा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लगातार कम हुआ है। संपत्ति अधिकारों के दायरे में कई बार कानूनी कार्रवाई हुई है जो राज्य द्वारा अधिनियमित विधान के लिए आरोप्य है और इसीलिए केंद्र सरकार संपत्ति अधिकारों की विनियमित करती है। 1978 के बाद अनुच्छेद 31, 31 ख और 31 ग और 301 जैसे 4 संवैधानिक प्रावधान हैं। हालांकि 31 क, 31 ख और 31 ग मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल है, लेकिन उन्हें वास्तविक अर्थ में मौलिक अधिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पर कुछ प्रबंध लागू करते हैं। इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य संपत्ति अधिकारों को कम करने वाले विभिन्न कानूनों के प्रति छूट प्रदान करना था। संपत्ति के अधिकार के प्रावधानों को कई बार संशोधित भी किया गया, जबकि कांग्रेस सरकार ने 1/4 से अधिक वर्षों तक लगातार संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 खंड ख के आवश्यक प्रावधानों को गायब किया था। लेकिन जनता सरकार ने भारत के संविधान को भाग 3 में मौलिक अधिकारों की सूची से पूरी तरह से संपत्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए छोड़ा दिया था। पीड़ित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत अदालती कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रखता है, हालांकि यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान निर्माताओं ने देश के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिग्रहण, पकड़ और निपटाने करने का अधिकार प्रदान किया और विधायिका द्वारा संपत्ति के वंचित होने के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की, जो कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बंधितता के सीमित कर ली है। केवल वही कृषि मालिक को मुआवजे के भुगतान पर मुआवजे की राशि तय करने या उन सिद्धांतों के निर्दिष्ट कर जिन्हें इस पर निर्धारित किया जा सकता था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन करने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 32 खंड 1 में इस भाग द्वारा परिवर्तन कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। अनुच्छेद 32 भाग 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारी में से किसी को प्रवृत्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय ने ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, अधिकार पृष्ठा और उपवेशन रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 32 खंड 3 में उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों को अन्य न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकती है। अब अनुच्छेद 32 खंड 4 में इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी में से कोई अगर सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्य को या सूचना के प्रज्वलनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को खंड
क से खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके संबंधित नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किसी विस्तार तक निलंबित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का पालन और अनुशासन सुनिश्चित बना रहे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन इस प्रकार होगा। इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ण कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर में या सेना विधि प्रवृत्ति व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन करने में संबंध किया है। सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश किए गए दंड आदि संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य होंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 35 में इस भार के प्रबंधों को प्रभावी करने के लिए एक संसद को शक्ति होगी, किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा प्रबंध कर सकेगी। ऐसे कार्यों के लिए इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के परम के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड भाग 3 में निर्दिष्ट है दंड विहित करने के लिए विधि बनाई। ये थे हमारे मौलिक अधिकारों जो मनुष्य की सीमा के दायरे में रहकर जीने का हक दिलाता है। अब आगे लोकतंत्र के आगे नैतिक भौतिकवाद भाग 12 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक संविधान के भाग के 4 के बारे में